हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ तो बच्चों, मेरा नाम है करीना वसीम शेख और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है KVS बायोलॉजी। हाँ तो आप लोग सभी जानते हैं बच्चों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमने देखा था रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, हमने उसके देखे थे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, रिप्रोडक्शन का पर्पस मैंने आप लोगों को बताया था, रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने देखा था। स्पर्मेटोफाइट्स को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था किंगडम प्लांटी के। स्पर्मेटोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों का स्लाइड डिफरेंस भी देखा था। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी और बताए थे एम्ब्रियोलॉजी के इवेंट्स, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के इवेंट्स मैंने आप लोगों को बताया और फिर लास्ट में हमने देखा था कुछ फैक्ट्स। हाँ तो बच्चों, जो भी बच्चे जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिया है या फिर वो नहीं देख पाए हैं तो वो मेरे चैनल पर जाएं और मेरे लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे। हाँ तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो मैम के पास बायोलॉजी पढ़ने आए थे, मैम हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ा रही हैं। सीधी सिंपल सी बात है बच्चों, हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या मतलब है? फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म। जिसके भी बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेना भी तो जरूरी है ना, कि ये कब ओरिजिनेट हुए, ठीक है, हमारी अर्थ पे ये कब आए एंड कब डोमिनेट हुए एंड ऑल। ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। पहले इस टर्म को समझेंगे। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? लाइक जो हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो चुके हैं, लाइक 10 years बैक, 15 years बैक या कह लें 20 years बैक, जो भी हमारी लाइफ में हो चुका है तो वो क्या है? वो हमारा पास्ट है। ऑलराइट। और जो हमारी एंसेस्टर्स की लाइफ में हो चुका है तो वो उनका पास्ट है। और हमारे लिए हमारे एंसेस्टर्स का पास्ट क्या हुआ? उनकी हिस्ट्री हुई ना। लाइक आप लोगों ने पढ़ा ही है या देखा भी है टीवी में, अकबर, बाबर, अलेक्जेंडर, पोरस, इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये इनको हम कह लें कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, राइट। हम इन्हें किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनकी लाइफ में जो हुआ वो उनका पास्ट है और हमारे लिए है उनकी हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह बच्चों बायोलॉजी में भी हमें पढ़ना जरूरी है बायोलॉजी की हिस्ट्री। बायोलॉजी में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि सेंचुरीज बैक, डिकेड्स बैक हो चुके हैं और उनकी स्टडी भी बहुत जरूरी है। और बायोलॉजी की हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी की हिस्ट्री को हम कहते हैं बच्चों इवोल्यूशन। ये एक ऐसा टर्म है जो कि सभी लोग जानते होंगे और हमारे +2 की आगे की यूनिट भी है जिसका इंडिविजुअली तो इतना वेटेज नहीं है, पर जब हम बात करेंगे फ्यूजन क्वेश्चन की, राइट, लाइक 2 चैप्टर से मिलकर बना एक क्वेश्चन, 3 चैप्टर से मिलकर बना एक क्वेश्चन क्या कहलाएगा? फ्यूजन क्वेश्चन। जब एग्जाम में हमें फेस करने को मिलता है फ्यूजन क्वेश्चन, तब हमें फील होता है कि काश हमने इवोल्यूशन को पढ़ लिया होता, काश हमने इवोल्यूशन के बारे में जान लिया होता, तब इवोल्यूशन एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक टर्म इवोल्यूशन जो कि हम सब जानते हैं। इवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ये बायोलॉजिकल टर्म है, किसके लिए डिनोट किया गया है? हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहेंगे बच्चों? इवोल्यूशन। ठीक है, अब हम हर बार ये तो नहीं बोल सकते ना हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में ऐसा हुआ, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में वैसा हुआ। उसके लिए हमारे पास एक टर्म है इवोल्यूशन। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। इन दोनों का कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि फ्यूजन क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के ओरिजिन के बारे में कि एंजियोस्पर्म हमारी अर्थ पे कब ओरिजिनेट हुए, किस एरा में ओरिजिनेट हुए, नॉर्मली उस एरा को हम क्या कहेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कब एंजियोस्पर्म हमारी अर्थ पे कब डोमिनेट हो गए। ठीक है, डोमिनेट दैट मीन्स कि वो 50% से भी ज्यादा हो गए, मीन्स 50% ऑफ ऑल द प्लांट या मोर देन 50% ऑफ ऑल द प्लांट, आधे से भी ज्यादा कब हो गए।
उस एरा को हम क्या कहेंगे और उस एरा का नॉर्मली हम क्या नाम लेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एंजियोस्पर्म का ओरिजिन। नोट करते जाइएगा मेरे साथ ओरिजिन। ठीक है बच्चों, ये कब ओरिजिनेट हुआ? तो बच्चों ओरिजिनेशन की जब बात आती है तो एंजियोस्पर्म हमारी अर्थ पे आ गए थे मीसोजोइक एरा में। ठीक है, मीसोजोइक एरा में ये हमारी अर्थ पे ओरिजिनेट हो गए थे। और अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डायनासोर वाला एरा। ठीक है बच्चों, डायनासोर वाले एरा में एंजियोस्पर्म आ गए थे, हमारी अर्थ पे ओरिजिनेट हो गए थे। और इसका एक और नाम है हमारे पास, दैट इज मिडिल लाइफ एरा। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स originated in Mesozoic era। ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखेंगे एक और पॉइंट, दैट इज उनका डोमिनेंट पीरियड। जब हम बात करते हैं डोमिनेंट पीरियड की, ठीक है, डोमिनेंट मीन्स क्या कि मोर देन 50% ऑफ ऑल प्लांट्स, कब वो आधे से भी ज्यादा हो गए सारे प्लांट्स की। ऑलराइट, तो वो किस एरा में हो गए थे? वो हो गए थे बच्चों कोइनोजोइक एरा में, वो हो गए थे डोमिनेंट। एंजियोस्पर्म डोमिनेट हो गए थे कोइनोजोइक एरा, या फिर हम कह लें कि न्यू लाइफ एरा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये कह सकते हैं, अगर वो अर्थ पे डोमिनेट हो गए दैट मीन्स कि उनका गोल्डन पीरियड कौन सा था? उनका गोल्डन पीरियड था कोइनोजोइक एरा। ठीक है, चलो बच्चों लिखते हैं डोमिनेंट पीरियड। ठीक है, डोमिनेटेड इन कोइनोजोइक एरा। ठीक है, डोमिनेटेड इन कोइनोजोइक एरा। और इसको यहां पे ब्रैकेट लगा के लिखते हैं बच्चों, मोर देन 50% ऑफ ऑल प्लांट्स। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ ऑल प्लांट्स, डोमिनेटेड इन कोइनोजोइक एरा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आने वाला है, जो कि इतना सब कुछ समझाने का पूरा यहाँ पे आपको पर्पस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म। गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी फ्यूजन क्वेश्चन, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी। अब देखना आप कैसे कनेक्ट करते हो। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछेगा, Which of the following era is called as the golden period of angiosperm? ठीक है, 4 ऑप्शन आने वाले हैं। पहला में पूछेगा मीसोजोइक, बी आएगा कोइनोजोइक, सी आएगा पैलियोजोइक और डी आएगा none of the above। अब हम क्या लिख देंगे, हमारे पास क्या है राइट ऑप्शन, कोइनोजोइक एरा, वो है गोल्डन पीरियड किसका, एंजियोस्पर्म का। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे क्लियर हो गई होगी मेरी बात, फ्यूजन क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी। अब हमें तब उस वक्त समझ में आता है कि इवोल्यूशन काश हम पढ़ लेते। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने का सिर्फ यही सेंस था, यही फ्यूजन क्वेश्चन मुझे आप लोगों को बताना था कि कैसे आता है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मीसोजोइक एरा का जैसे मैंने बताया था कि सिंपली हम क्या नाम लेंगे, मीसोजोइक एरा को हम कह सकते हैं मिडिल लाइफ एरा, मिडिल लाइफ एरा। और मैंने क्या बताया था, डायनासोर, डायनासोर एरा। ठीक है, और कोइनोजोइक एरा के लिए हमारे पास सिंपली वाला नाम है कौन सा, न्यू लाइफ एरा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक। ऑलराइट बच्चों, सिर्फ वैसे इवोल्यूशन का अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराने का मतलब ही यही था कि आप फ्यूजन क्वेश्चन करना सीख जाए, दैट्स ऑल। ये इसको अच्छे से नोट करिएगा और इस पे लगाइएगा 5 स्टार, ओके, गोल्डन पीरियड वाले पॉइंट पे। ठीक है, आई एम रबिंग इट, अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, प्रॉपरली प्रॉपर राइटिंग में लिखोगे, बिकॉज एट द लास्ट हमारे पास बचते हैं नोट्स। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे हम टिपिकल एंजियोस्पर्म की। टिपिकल एंजियोस्पर्म, अब आप लोग कहेंगे अब ये टिपिकल वर्ड क्या है, बायोलॉजी में टिपिकल वर्ड कहां से आ गया, ये तो इंग्लिश वोकैबुलरी का वर्ड है।
अभी क्लियर हो जाएगा, हेडिंग डाल देती हूं, टिपिकल एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल बच्चों, टिपिकल का मतलब हम यहां देखेंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में, एंजियोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर हम कह लें फ्लावरिंग प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, टिपिकल का मतलब क्या हुआ, टिपिकल दैट मीन्स कि प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो इजीली अवेलेबल, ठीक है, कि काफी इजीली हमें मिल जाए। एक तो ये हो गया टिपिकल का पहला पॉइंट, ठीक है। और टिपिकल को देखने का दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट हो, किसके, एंजियोस्पर्म के, बिकॉज हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म के। अगर ये दोनों पॉइंट अवेलेबल है किसी भी प्लांट के अंदर, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, टिपिकल कहलाएगा। कौन से दो पॉइंट, देखो, इजीली अवेलेबल, ठीक है, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाने वाला, और सेकंड पॉइंट मैक्सिमम कैरेक्टर्स, ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स किसके प्रेजेंट होंगे, एंजियोस्पर्म से, नोट कर लेना। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो इतना टिपिकल है, जो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म के, तो वो कौन सा प्लांट होगा, सोचा आप लोगों ने, कैप्सुला। कैप्सुला कौन सा प्लांट है बच्चों, कैप्सुला। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इसके बारे में, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो अब जान लेंगे। कैप्सुला, कैप्सुला दैट मीन्स कि टिपिकल एंजियोस्पर्म है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे एग्जाम में, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। सीधी सिंपल सी बात है बच्चों, देखो कैप्सुला, कैप जो कि हम पहनते हैं, कैप को सेल कर दिया सेला, और कैप को सेल कर दिया कैप्सुला। और इसे ऐसे कैसे याद रखेंगे कि टिपिकल एंजियोस्पर्म है, अभी तो हमें याद है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो इसके बाद सी के बाद क्या आया, ए, है ना, और लास्ट में भी क्या आया, ए। और अगर हम ए को मान ले एंजियोस्पर्म, ठीक है, ए को जैसे हम मान ले कि ये एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, तो इसमें दो बार ए आ रहा है, एक तो सी के बाद भी ए आ रहा है और लास्ट में भी ए आ रहा है ना बच्चों। तो हम ये देखेंगे, अभी इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, हम सिर्फ ये देखेंगे, अरे दो बार ए आ रहा है, दैट मीन्स ए को अगर हम एंजियोस्पर्म मान ले तो इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स किसके हैं, एंजियोस्पर्म के हैं, तो ये है टिपिकल एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, इसको इजीली याद आप लोग ऐसे रख सकते हो। ठीक है, अब ये टिपिकल एंजियोस्पर्म तो है, ये तो हमने पता कर लिया कि टिपिकल एंजियोस्पर्म है, लेकिन ये टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों है, मैक्सिमम फीचर्स तो इसमें प्रेजेंट है ही, लेकिन और भी ये क्या क्या फीचर्स शो करता है, और भी क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके लिए हमें कैप्सुला के बारे में जानना पड़ेगा, कैप्सुला की फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा, कैप्सुला की बॉडी कैसी है वो जानना पड़ेगा, कैप्सुला कौन सा प्लांट है, एनुअल प्लांट है या कौन से सीजन में अच्छे से ग्रो करता है, विंटर सीजन इसका फेवरेबल होता है, कैसे ग्रो करता है, किस तरह की कंडीशन शो करता है, ये सारी चीजें हमें कैप्सुला के बारे में पढ़नी पड़ेंगी। बिकॉज ये टिपिकल एंजियोस्पर्म तो है ही, साथ में ये काफी यूनिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है जिसपे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको अभी पूरा डिटेल बताती हूँ कैप्सुला। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रही हूँ बच्चों, सीधे सीधे कॉपी में हेडिंग डालेंगे कैप्सुला विच इज टिपिकल एंजियोस्पर्म, और स्टार्ट करते हैं हमारा कैप्सुला। देखिएगा कैप्सुला, ठीक है बच्चों, कैप्सुला टिपिकल तो ये है। अब एक और यूनिट इंट्रोड्यूस होने जा रही है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो इजी लगता है, नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इट्स ओके। मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन यहाँ दूंगी, कैप्सुला की फैमिली के बारे में जानेंगे कि कैप्सुला कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। कैप्सुला बिलोंग करता है ब्रेसिकेसी फैमिली को बच्चों। ठीक है, वैसे तो एंजियोस्पर्म की 7 फैमिली है, लेकिन कैप्सुला किसको बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी को। ठीक है,
ऑलराइट, ये तो जान लिया हमने कैप्सुला की फैमिली। अब कैप्सुला प्लांट कैसा है? कैप्सुला है एक एनुअल प्लांट, जैसे कि अगेन आपने प्लांट फिजियो में पढ़ा होगा कि एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल 1 साल का होता है। ठीक है, ये ग्रो करता है एज अ वीड की तरह ग्रो करता है, खरपतवार। जब वीड की तरह ग्रो करेगा तो एक और यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट इज सीआई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, वो क्या होता है, सीआई क्या होता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ग्रो किस सीजन में करता है? कैप्सुला ग्रो करता है बच्चों विंटर सीजन में, जैसा कि हम भी जानते हैं। अगर हम भी अच्छे से विंटर्स में खाना खाते हैं, प्रॉपरली खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो हमारी भी सेहत काफी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल कैप्सुला के साथ भी मान लीजिए ऐसा ही है, कैप्सुला विंटर्स में ग्रो करता है। ठीक है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड बॉडी। डिप्लॉइड हम सब जानते हैं 2N। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, स्टार्ट करते हैं कैप्सुला के बारे में। धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट लिखेंगे, क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसकी फैमिली के बारे में। फैमिली है कैप्सुला की ब्रेसिकेसी। ठीक है, बिलोंग्स टू विच फैमिली? कैप्सुला बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसी फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब आएगा इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से स्टार्ट कर रही हूं। क्या है कैप्सुला? इट इज अ एनुअल प्लांट। कैप्सुला एनुअल प्लांट है, जिसे कि हम सब जानते हैं एनुअल मींस जिसका लाइफ साइकिल 1 साल का होता है। लाइफ साइकिल ऑफ 1 ईयर। ठीक है बच्चों। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट, इट ग्रोज इन विंटर सीजन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इट ग्रोज इन विंटर सीजन, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? ये कैसे ग्रो करता है? एज अ वीड ग्रो करता है, दैट मीन्स खरपतवार की तरह ग्रो करता है। ग्रोज एज अ वीड, ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेना खरपतवार। ओके, अब यहां पर ये शो करेगा एक और यूनिक प्रॉपर्टी, जिसपे सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब ये वीड की तरह ग्रो कर रहा है दूसरे प्लांट के साथ, तो ये क्या शो करेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेगा, दैट मीन्स सीआई। और सीआई से हम क्या समझते हैं कि सीआई मीन्स व्हाट? देखो बच्चों, जब वो वीड की तरह ग्रो करेगा तो वो फाइट करेगा 3 चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए, राइट, न्यूट्रिशन के लिए, है ना, और थर्ड स्पेस के लिए, जगह के लिए भी, है ना। तो 3 चीजों के लिए फाइट करेगा, दैट मीन्स ये क्या शो करेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कैप्सुला इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आल्सो। टिपिकल एंजियोस्पर्म तो हो ही गया, एक और दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूं, नोट करिएगा, शोज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। ठीक है, कैसे शो करेगा? सीआई फाइट्स फॉर, ठीक है, 3 चीजों के लिए फाइट करेगा, राइट। फाइट्स फॉर स्पेस, ठीक, न्यूट्रिशन, ऑलराइट बच्चों, न्यूट्रिशन, और थर्ड पॉइंट हो गया ग्रोथ। ठीक है, एक तरीके से परफेक्ट एग्जांपल किसका हो गया? टिपिकल एंजियोस्पर्म तो है ही, और दूसरा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो उसमें अगर कैप्सुला का नाम आता है तो हम सीधे सीधे इस पर टिक कर सकते हैं। राइट बच्चों, लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई होप सारा कुछ लिख लिया होगा। ठीक है, इसको कैप्सुला तो लिख ही रहे, ऊपर एक छोटा सा और लिख देते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म, ताकि आप भूलो नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, टिपिकल एंजियोस्पर्म वो तो है ही, साथ में एक और अच्छी यूनिक प्रॉपर्टी क्या पड़ी? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दैट इज सीआई, 3 चीजों के लिए फाइट करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। आई एम रबिंग इट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टीज कैप्सुला की। ठीक है, अब इसकी बॉडी के बारे में देखेंगे कि कैप्सुला की बॉडी कैसी होती है। राइट, इसको रहने देते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म को। ठीक है, अब हम देखेंगे कैप्सुला की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेन प्लांट बॉडी इसकी होती है स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड बॉडी, राइट। स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड बॉडी दैट मीन्स 2n, है ना। और इसके मेन बॉडी में क्या क्या होता है, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम, राइट। रूट सिस्टम में हम देखेंगे रूट्स प्लस रूट हेयर्स, ऑलराइट, सिंपल सी बात है, अभी डिप्लॉइड ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। शूट सिस्टम में हम देखेंगे स्टेम्स प्लस लीव्स, ठीक है। अभी तक इसमें मियोसिस हुआ नहीं है, अब होगा इसमें मियोसिस। क्या होगा बच्चों, मियोसिस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मियोसिस मींस व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब होगा इसमें रिडक्शनल डिवीजन, दैट मींस मियोसिस। और ये बनाएगा, इसकी मेन प्लांट बॉडी बनाएगी स्पोर्स, जो कि होंगे हैप्लॉइड। और क्या बनाएगी, दो तरीके के स्पोर्स। दो तरीके के स्पोर्स कौन कौन से होंगे, वो होगा, एक होगा माइक्रोस्पोर, दूसरा होगा मेगास्पोर, राइट। माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं और मेगास्पोर की बात कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बन गए। डिफरेंस को हम क्या टर्म देंगे, दैट मीन्स हेट्रोस्पोरिक कंडीशन। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, राइट। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, बस बिल्कुल वही टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है बच्चों। हेट्रोस्पोरिक कंडीशन शो करता है क्या, कैप्सुला। हेट्रोस्पोरिक क्यों कहा, दो तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर होगा छोटा और होगा मेल गैमेट, और जो कि हमारा मेगास्पोर होगा लार्ज और होगा फीमेल, ठीक है। दो तरीके के स्पोर्स बन गए, कैसे बने, मियोसिस की हेल्प से बने। चलिए अभी देखते हैं, अगेन एक यूनिक प्रॉपर्टी शो हो रही है किसकी, कैप्सुला की। देख लो बच्चों, कैप्सुला कितना यूनिक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी मेन प्लांट बॉडी लिख रही हूं, मेन बॉडी दैट इज स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड बॉडी, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। 2n यहाँ पे लिख लेना। अब मेन बॉडी में इसके कौन से दो सिस्टम आ गए, इसके दो सिस्टम कौन से हो गए बच्चों, यहाँ पे लिखती हूँ, एक होता है रूट सिस्टम, सभी को मालूम है, दूसरा होता है शूट सिस्टम, टिपिकल एंजियोस्पर्म है, ठीक है ना। तो दोनों सिस्टम प्रेजेंट होंगे, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में कौन कौन से आ गए, रूट प्लस रूट हेयर्स, ठीक है। अभी सब डिप्लॉयड चल रहा है बच्चों, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड। शूट सिस्टम में क्या आ गया, स्टेम्स प्लस लीव्स, राइट, ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी मियोसिस हुआ नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि मेन बॉडी इसकी कैसी है, क्या क्या कैरी होता है मेन बॉडी में, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड बॉडी है। अब होगा इसके अंदर, नोट कर लीजिएगा, अब होगा इसके अंदर मियोसिस, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन बच्चों, मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। ये हम सब जानते हैं, क्या बनाएगा, स्पोर फॉर्मेशन, दैट मीन्स स्पोर्स बनेंगे, वो होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। अब शो करेगा क्या, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया, दो अलग अलग तरह के स्पोर, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन, ठीक है, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन। अब कौन कौन से, जैसे कि मैंने दो स्पोर्स के नाम बताए, एक हो गया माइक्रोस्पोर, दूसरा हो गया मेगास्पोर, राइट। एक हो गया माइक्रोस्पोर, दूसरा हो गया मेगास्पोर, है ना। माइक्रोस्पोर कौन सा, माइक्रोस्पोर होगा बच्चों हमारा स्मॉल, ठीक है, और मेल, और मेगास्पोर होगा लार्ज और फीमेल, ठीक है। ये होगा दो तरीके के स्पोर्स, और ये हो गया मियोसिस, ठीक है। और कैसे इसने हेट्रोस्पोरिक कंडीशन को शो किया आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम इसे याद कैसे रखेंगे कि ठीक है, कैप्सुला होता है स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड और बाद में करता है मियोसिस और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, दो तरीके के स्पोर है। देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ इसे याद रखने के लिए। जैसे कि हम घर में देखते हैं ना कि जैसे कि घर में हमारी मम्मा का रोल ज्यादा होता है, बिकॉज शी इज हाउसवाइफ, जनरल वे में बात कर रही हूँ, जनरली मम्मा लोग हाउसवाइफ होती हैं और डैड काम करते हैं ऑफिस में। तो हम ये कह सकते हैं कि घर के अंदर जो ज्यादा रोल होता है वो किसका होता है, मम्मा का होता है, लार्ज रोल किसका, मम्मा का। और मम्मा कौन होती है, फीमेल होती है, तो लाइक ऐसे मेगास्पोर को हम याद रख सकते हैं।
और रही बात माइक्रोस्पोर की, तो हम इसको कह लेंगे हमारे डैड की तरह, जिनमें घर का रूप में रोल उनका छोटा होता है और वो होते हैं मेल। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में रोल डैड्स का ज्यादा होता है लेकिन घर में तो उनका रोल छोटा ही होता है, क्योंकि हाउसवाइफ कौन होती है, मम्मा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद रख लें। और हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ह्यूमंस की ही तरह प्लांट्स में होता है बच्चों मेल गैमेट, जो कि छोटा होता है मेल गैमेट, वो ही किसे अप्रोच करेगा, फीमेल गैमेट को, जो कि बड़ा होता है। फीमेल गैमेट अपनी जगह से नहीं हिलता, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही प्लांट्स भी शो करते हैं। आई होप समझ में आया होगा कैप्सेला। ठीक है, चलो बच्चों, वेरी गुड। कैप्सेला अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। चाहते तो हम सबकी तरह, जैसे कि जनरली फ्लावर से ही स्टार्ट होता है, फ्लावर से स्टार्ट करते, बट मुझे ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके लिए जरूरी लगा, दैट्स व्हाई मैंने बताया, ताकि आप लोगों को कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटे। ठीक है, ओके। अब करेंगे एक ललन टॉप क्वेश्चन बच्चों। अब आप कहेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन। अब क्योंकि हमने थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ ली है, इतना अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया है, तो अब ये ललन टॉप क्वेश्चन इनसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हम एमसीक्यू को एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, हमने पढ़ा ही है। Capsula is an angiosperm because Capsula angiosperm है because it possess, आगे भी है क्वेश्चन, it possess okay A naked seeds, B pollen grains, C vascular tissues, D fruits, या फिर कह लें कवर्ड सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स या फिर क्या कह लें कवर्ड सीड्स। ठीक है, धीरे धीरे एक एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। अभी अपन एग्जाम में नहीं है, ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए स्लोली एक एक ऑप्शन को ढंग से दिमाग में देखेंगे, क्या है लॉजिकली उसके बारे में सोचेंगे और उसे क्रॉस करते चलेंगे और राइट ऑप्शन पे पहुंचेंगे। ठीक है, नेकेड सीड्स, हम सब जानते हैं नेकेड सीड्स किसका फीचर है, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताया था, किसका फीचर है, जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, ये तो हो गया जिम्नोस्पर्मिक फीचर। अब यहां बात किसकी हो रही है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब हम बात एंजियोस्पर्म की कर रहे हैं तो फीचर ही जिम्नोस्पर्म का, तो ये हो गया, ये हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, अब डील करेंगे किस पे, सेकंड ऑप्शन, दैट मींस पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स हम सब जानते हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म के पास भी होते हैं और एंजियोस्पर्म्स के पास भी होते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहां पर प्रेजेंट इन बोथ, थोड़ा ठीक कर देती हूँ कंफ्यूज ना हो, प्रेजेंट इन बोथ जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, राइट, जिम्नो प्लस एंजियो दोनों में प्रेजेंट है। तो अभी तो सिर्फ बात एंजियोस्पर्म की हो रही है ना, तो पोलन ग्रेन का ये भी ऑप्शन गलत हो गया, राइट। अब आएंगे थर्ड ऑप्शन, दैट मीन वस्कुलर टिश्यू, हम सब जानते हैं जाइलम प्लस फ्लोएम, ऑलराइट। क्या क्या काम है भाई, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड। ओके, तो ये तो दोनों में प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अगेन रॉन्ग, प्रेजेंट इन बोथ जिम्नो एंड एंजियो, राइट, प्रेजेंट इन बोथ। ओके बच्चों, तो ये भी गलत हो गया, रॉन्ग। अब आता है लास्ट में फ्रूट्स और कवर्ड सीड्स, जो कि कंप्लीटली हम कह लें कि स्पेशल फीचर्स किसका होता है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में ही फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, सीड्स कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, फ्रूट से कवर्ड होते हैं, लाइक मैंगो एंड एप्पल, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ठीक है, ये एक्सक्लूसिव फीचर किसका हो गया, एंजियोस्पर्म का हो गया, तो ये हो गया हमारा राइट।
हम कह लें दिस ऑप्शन इज करेक्ट और हमें इस ऑप्शन के लिए मिलेंगे +4। ठीक है, अब आई आपको बात समझ में। क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्लियर हुआ होगा। थ्योरी पक्की होती है बच्चों, क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं माइंड में सब कुछ क्लियर चलता है। कैप्सुला के बारे में पढ़ा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था एंजियोस्पर्म की, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, क्लियर हुआ एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वेरी गुड। चलो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। आज हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट का एंड होता है। हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सब लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। एनसीईआरटी को साथ साथ में डील करना है मेरे नोट्स के साथ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको मिलूंगी अगले लेक्चर में। अब हमारा चैप्टर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर रखना, एनसीईआरटी पढ़ते रहना और जो भी मैं पढ़ाऊं उसे अच्छे से समझते रहना। अपने क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेज देना। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपके लाइक आपके शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है बच्चों, पढ़ के आइएगा, अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।